ये स्टोरी है वर्ल्ड की मोस्ट फेमस लग्जरी वॉच ब्रांड की, जिसकी स्टोरी मिस्ट्री, सीक्रेट, मोटिवेशन और पावरफुल बिजनेस लेसन से भरी हुई है। ये स्टोरी है एक ऑर्फन की जो कि बचपन में ही अनाथ हो गया था, जिसके बाद उसकी बचपन काफी ज्यादा स्ट्रगलिंग थी, लेकिन कैसे उन्होंने बिना किसी पावरफुल कनेक्शन के वर्ल्ड की एक सबसे फेमस और एक्सपेंसिव वॉच ब्रांड बना दी, जिसकी वैल्यूएशन आज $8.35 बिलियन है, यानी कि लगभग 69,000 करोड़। This is the story of Rolex. हैंस विल्स्ट्रॉफ का जन्म 22 मार्च 1881 जर्मनी में हुआ था। उनकी मदर का नाम एना था और उनके फादर जॉन विल्स्ट्रॉफ अपने फैमिली बिजनेस को रन करते थे, जिसमें वो आयरन टूल्स को सेल करते थे। हैंस के अलावा उनका एक बड़ा भाई भी था और एक छोटी बहन भी। 12 इयर्स की एज तक सब कुछ परफेक्ट था, सब कुछ अच्छा चल रहा था और उनकी लाइफ एकदम हैप्पी थी। लेकिन तभी उनकी मदर की अचानक से डेथ हो जाती है और कुछ ही महीनों बाद उनके फादर की भी, जिसके बाद हैंस की लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। उनके और उनके भाई बहन की जिम्मेदारी अब उनके अंकल के हाथ में थी, जिसके बाद उनके अंकल ने हैंस की फैमिली बिजनेस को सेल कर दिया और तीनों बच्चों को अर्नेस्टिना कोपर्ग नाम के एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया, जो कि बवेरिया जर्मनी में था। हैंस को बोर्डिंग स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और अपने पेरेंट्स की डेथ के कारण भी वो काफी ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। हैंस स्कूल में मैथमेटिक्स, इंग्लिश और फ्रेंच में काफी ज्यादा अच्छे थे, जो कि उन्हें फॉरेन कंट्री में जॉब के लिए इंस्पायर करती थी। बोर्डिंग स्कूल से निकलने के बाद हैंस 19th की एज में जेनीवा स्विट्जरलैंड जाते हैं और वहां उन्हें पर्ल एक्सपोर्टिंग कंपनी में एक जॉब मिलती है। ये कंपनी बहुत सारे मार्केट से पर्ल को खरीदती थी और पैकेजिंग करके ज्वेलर्स को सेल कर देती थी। ये देखकर हैंस को रियलाइज होता है कि कैसे ये कंपनी बिना कोई प्रोडक्ट बनाए इतना प्रॉफिट अर्न कर रही है। हैंस इस जॉब से बहुत सारे बिजनेस टेक्निक्स को भी सीखते हैं, जो कि उन्हें फ्यूचर में बहुत काम आती है। 1990 में हैंस स्विट्जरलैंड की क्यूनो कार्टन कंपनी को ज्वाइन करते हैं। क्यूनो कार्टन इस टाइम की बिगेस्ट पॉकेट वॉच मेकिंग ब्रांड थी, जो कि खुद अपने वॉचेस को डिजाइन और मैन्युफैक्चर करती थी। इस कंपनी में हैंस एक इंग्लिश कॉरेस्पॉन्डेंट और क्लर्क थे और उन्हें यहाँ डेली सारी पॉकेट वॉचेस को इंस्पेक्ट और टेस्ट भी करना पड़ता था, जिससे हैंस को वॉच मेकिंग के बारे में काफी डीप नॉलेज मिली। इसके बाद 1903 में हैंस लंदन जाते हैं, जहाँ वो एक और हाई क्वालिटी वॉच मेकिंग कंपनी के साथ काम करते हैं। यहाँ उन्हें थोड़ी हायर पोस्ट मिलती है, जहाँ उन्हें कंपनी के लिए न्यू क्लाइंट्स और सेल जनरेट करनी होती है। इस जॉब से उन्हें मार्केटिंग के इंपॉर्टेंस के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि कैसे अच्छी मार्केटिंग से एक सक्सेसफुल ब्रांड क्रिएट होती है। इस कंपनी को हैंस ने काफी अच्छी ग्रोथ दिलाई और बहुत सारे न्यू क्लाइंट्स और सेल्स भी जनरेट किया। इसी दौरान हैंस को फ्लोरेंस फ्रांसिस नाम की एक लेडी मिली, जिनसे उन्होंने आगे चलकर मैरिज किया। दूसरी तरफ हैंस को ये जॉब काफी ज्यादा एक्साइटिंग लग रही थी, लेकिन जॉब के अलावा उनका कुछ और ही बड़ा ड्रीम था। उनकी ड्रीम थी कि वो भी अपनी वॉच मेकिंग कंपनी बनाए, जहाँ वो अपने सीखे हुए स्किल्स को इम्प्लीमेंट कर सके। ईयर 1905 में जब हैंस 24 इयर्स के थे, तब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो अब खुद की वॉच मेकिंग कंपनी बनाएंगे, पर उनके पास कुछ ही पैसे बचे थे जो उन्होंने सेव किया था। और यहाँ पर उनकी हेल्प करते हैं उनके ब्रदर इन लॉ अल्फ्रेड डेविस। अल्फ्रेड को पता था हैंस को वॉच में बहुत ज्यादा नॉलेज है और वो इसके लिए कितने ज्यादा पैशनेट है, और इसी रीजन से उन्होंने हैंस को फंडिंग में हेल्प करी, जो कि उनके कंपनी के को फाउंडर भी बने। और ऐसे ही शुरुआत होती है 1905 में विल्स्ट्रॉफ एंड डेविस कंपनी की, जो कि लंदन के 83 हैटन गार्डन में लोकेटेड थी। स्टार्टिंग में वो स्विट्जरलैंड की एगलर कंपनी से वॉच यूके इंपोर्ट करते थे और वहीं सेल भी करते थे, लेकिन उस टाइम पर रिस्ट वॉचेस उतनी पॉपुलर नहीं थी और इसे वुमेन्स ज्वेलरी का एक पार्ट माना जाता था, जिसके कारण लोग पॉकेट वॉचेस को काफी ज्यादा प्रीफर करते थे, क्योंकि रिस्ट वॉचेस में छोटे कंपोनेंट्स होने के कारण वो स्लो या फास्ट हो जाते थे, जिसके कारण रिस्ट वॉचेस एक्यूरेट टाइमिंग नहीं शो करती। लेकिन हैंस का मानना था कि पॉकेट वॉचेस फ्यूचर में पूरी तरह से गायब हो जाएगी और रिस्ट वॉचेस ही फ्यूचर है। उनका कहना था पॉकेट वॉचेस को यूज करने में परेशानी आती है, क्योंकि ये रिस्ट वॉच से बल्कि भी है और हमें टाइम जानने के लिए इसे बार बार पॉकेट से निकालना पड़ता है, जो कि डिफिकल्ट तब हो जाता है जब आपके हाथ बिजी हो। और इसलिए वो सारे कैपिटल को रिस्ट वॉचेस में इन्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन कोई भी उनके इस आइडिया के साथ नहीं था, ना ही उनके को फाउंडर अल्फ्रेड। लेकिन हैंस अपने इस आइडिया के साथ बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे। इसके बाद हैंस बहुत सारे एक्सपर्ट
एक्सपर्ट वॉच मेकर से भी मिलते हैं और हर एक्सपर्ट से एक लेसन सीखते हैं। और हैंस अपने स्विट्जरलैंड के ओल्ड कनेक्शन को भी यूज करते हैं जहां वो पहले जॉब करते थे और वहीं से स्विस मैकेनिज्म को इम्पोर्ट करते हैं जिससे वो हाई क्वालिटी रिस्ट वॉचेस बिल्ड कर सके। इसके बाद वो अपनी सारी लर्निंग और स्किल्स को कंबाइन करके खुद की रिस्ट वॉचेस बनाने में लग जाते हैं और एक के बाद एक वॉच लॉन्च करते जाते हैं और ऐसे ही धीरे धीरे उनकी ब्रांड को लोग मार्केट में जानने लगते हैं। ईयर 1908 तक विल्स्टॉफ एंड डेविस इंग्लैंड की टॉप वॉच मेकिंग कंपनीज में भी आने लगती है और ईयर 1910 में ये फर्स्ट वॉच मेकिंग कंपनी बन जाती है जिसे उनकी क्वालिटी के लिए स्विस सर्टिफिकेट मिला। इसके बाद 1914 में ब्रिटिश ऑब्जर्वेटरी ने भी इसे क्लास ए रेटिंग अवार्ड दिया जो कि उस टाइम पर मौजूद और किसी भी ब्रांड को नहीं मिली थी और ऐसे ही विल्स्टॉफ एंड डेविस अपनी क्वालिटी के लिए फेमस होने लगी। 28 जुलाई ईयर 1914 इसी दिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी और बहुत सारे बिजनेस स्ट्रगल कर रहे थे, कुछ तो पूरी तरह से बंद भी हो गए थे, लेकिन हैंस की कंपनी अभी भी ग्रो कर रही थी। इस टाइम पर उनकी वॉचेस और भी फेमस हो जाती है क्योंकि उनके वॉच पॉकेट वॉचेस और बाकी वॉचेस से ज्यादा रिलायबल और ड्यूरेबल थे, इसलिए काफी सारे सोल्जर्स को पॉकेट वॉचेस के बजाय विल्स्टॉफ एंड डेविस की रिस्ट वॉच दी जाती है जिससे वो इजिली टाइम देखकर एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर पाए। और ऐसे ही वॉर के टाइम पर भी उनके बिजनेस ग्रो कर रही थी जिसमें 1914 में 60 एम्प्लॉयज थे, लेकिन ईयर 1915 में हैंस को कुछ प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ता है जब 1915 में ब्रिटिश ने सारी कंपनीज जो कि ब्रिटेन में रजिस्टर है उन पर 25% टैक्स लगा दिया जिससे हैंस को अपनी कंपनी के हेडक्वार्टर को लंदन से स्विट्जरलैंड मूव करना पड़ा जिससे वो इन टैक्सेस को अवॉइड कर सके। उनके स्विट्जरलैंड मूव करने का और भी एक रीजन था, वॉर के टाइम पर ब्रिटेन और जर्मन एक दूसरे के एनिमीज थे जिससे ब्रिटेन के लोग जर्मन्स को डिसलाइक करने लगे थे और विल्स्टॉफ एंड डेविस एक जर्मन नेम था जिससे इसके प्रॉफिट पर इम्पैक्ट पड़ सकता था और हैंस ये अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए उन्होंने अपनी कंपनी का नेम चेंज करने का भी सोचा जो कि सारे लैंग्वेजेस में इजी, कैची और हाई क्लास हो। उन्हें शॉर्ट नेम चाहिए था जो कि वॉच के डायल में इजिली फिट हो जाए और लोगों को हमेशा याद भी रहे, जिसके लिए उन्होंने इस पर काफी टाइम इन्वेस्ट किया। हैंस बताते हैं उन्होंने इसके लिए 5 अल्फाबेट लेटर्स को हर पॉसिबल वे में कंबाइन किया और बहुत सारे यूनिक नेम्स को जनरेट किया और ऐसे ही उनके माइंड में रोलेक्स आया जो कि उन्हें अपने ब्रांड के लिए एकदम परफेक्ट लगा। रोलेक्स शॉर्ट, कैची, स्टाइलिश, मेमोरेबल और इजी था हर लैंग्वेज में प्रोनाउंस करने में और कुछ ही दिनों में उन्होंने इसे अपनी कंपनी के लिए रजिस्टर भी कर लिया और ऐसे ही विल्स्टॉफ एंड डेविस 1915 में रोलेक्स वॉच कॉर्पोरेशन लिमिटेड बन गई। स्विट्जरलैंड मूव करने के बाद हैंस ने वॉच की क्वालिटी और इम्प्रूव करने पर फोकस किया जिससे उनकी वॉच लॉन्ग टाइम तक एक्यूरेट टाइमिंग शो करे। हैंस ने अपने वॉच के केस को जितना पॉसिबल हो सके उतना टाइट बनाया जिससे डस्ट, वाटर, हीट और कोल्ड इसके अंदर के कंपोनेंट तक नहीं पहुंचे और ये लॉन्ग टाइम तक एक्यूरेसी के साथ टाइम शो कर पाए। हैंस के पास जॉब एक्सपीरियंस ने उन्हें मार्केटिंग के बारे में बहुत कुछ सिखाया था और इसलिए उन्होंने कुछ यूनिक मार्केटिंग करने का सोचा जिसके कारण आज सालों बाद भी रोलेक्स सक्सेस का एक सिंबल बन गया है। ईयर 1920 में रोलेक्स की रिस्ट वॉचेस एक्सप्लोरर, एविएटर्स, स्पोर्ट्समैन और बहुत सारे सेलिब्रिटीज के हाथ में दिखने लगती हैं जिससे रोलेक्स सक्सेस और हाई अचीवर्स की साइन बन जाती है जो कि हैंस की ही जीनियस मार्केटिंग का एक पार्ट था। 1926 में रोलेक्स ने अपनी ओयस्टर वॉच को लॉन्च किया जो कि वर्ल्ड की फर्स्ट फुल्ली वाटरप्रूफ वॉच थी। इसकी भी मार्केटिंग हैंस ने अपने जीनियस माइंड के साथ किया। ईयर 1927 में मर्सिडीज ग्लैडसी नाम की फर्स्ट वुमेन ने इंग्लिश चैनल को स्विम करके पार करने का चैलेंज लिया था जिन्हें हैंस ने अपनी ओयस्टर वॉच पहनने को कन्विंस किया और उन्होंने 10 आवर 40 मिनट इसे पहन के स्विम किया, वो भी एक्सट्रीम कोल्ड वाटर में। हालांकि वो इस चैलेंज को पूरा नहीं कर पाती है, लेकिन जब वो वाटर से बाहर आती है तो उनकी ओयस्टर वॉच बिल्कुल परफेक्ट टाइम शो कर रही थी जिसने रोलेक्स के लिए हेडलाइन क्रिएट कर दी और रोलेक्स ऐसे ही वर्ल्ड वाइड पॉपुलर होने लगी। हाइप को और बूस्ट करने के लिए हैंस ने ओयस्टर वॉच को अपने सारे डीलरशिप में फिश टैंक में मार्केट करना शुरू कर दिया जो कि आसपास के आते जाते लोगों को काफी ज्यादा अट्रैक्ट करने लगी और उनकी ये मार्केटिंग टेक्निक भी बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म की। हैंस चाहते थे हर पॉपुलर पर्सन उनकी रोलेक्स वॉच पहने, स्पेशली जो कुछ यूनिक चैलेंजेस ट्राई कर रहे हैं। एग्जांपल 1933 में फर्स्ट फ्लाइट जो एवरेस्ट गई उसके क्रू ने भी रोलेक्स वॉच पहनी थी और ईयर 1935 में जब मैल्कोन कैम्पबेल ने 300 माइल्स पर आवर की स्पीड रिकॉर्ड अचीव करी तब भी उन्होंने रोलेक्स की वॉच पहनी थी। आज भी रोलेक्स अपनी मार्केटिंग फार्मूला 1, पोलो और गोल्फ जैसे एक्सपेंसिव गेम्स में
करती है, जिससे ये हाई क्लास पीपल्स को इजीली टारगेट और अट्रैक्ट कर पाए। हेंस कहते हैं ओनली ग्रेट मार्केटिंग इज नीडेड टू मेक अ कंपनी सक्सेसफुल, यानी कि किसी भी कंपनी को सक्सेसफुल बनाने के लिए ग्रेट मार्केटिंग की ही जरूरत होती है। लेकिन रोलेक्स ने बस अच्छी मार्केटिंग ही नहीं बल्कि बहुत सारे न्यू इनोवेशन भी किए, जैसे कि डस्ट एंड वाटरप्रूफ वॉच, जो कि बहुत सारे एक्सट्रीम क्लाइमेट में भी 100% वर्क करती थी। ऐसे ही रोलेक्स ने अपनी 40th एनिवर्सरी ईयर 1945 में डेट जस्ट वॉच को लॉन्च किया था, जो कि वर्ल्ड की फर्स्ट वॉच थी जिसमें डेट शो होती थी। और ऐसे ही हेंस ने इनोवेशन और ग्रेट मार्केटिंग के कॉम्बिनेशन के साथ रोलेक्स को ग्रो किया। ईयर 1970 में बहुत सारी मैकेनिकल वॉचेस कंपनी बैंकरप्ट हो रही थी और कुछ लॉस में आ गई थी, जिसका रीजन था क्वार्ट्ज रिवॉल्यूशन। क्वार्ट्ज वॉचेस बैटरी से चलती थी और ये मैकेनिकल वॉचेस से चीपर और एक्यूरेट भी होती थी, जिससे मार्केट से मैकेनिकल वॉचेस की सेल खत्म होने लगी थी और मैकेनिकल वॉचेस बनाने वाली कंपनीज भी बैंकरप्ट होने लगी थी। लेकिन रोलेक्स नहीं, रोलेक्स वॉचेस तब भी डिमांड में थी। आज भी रोलेक्स की एंट्री लेवल वॉचेस 3 to 4 लाख कॉस्ट करती है। लेकिन क्वेश्चन है, लोग बस टाइम देखने के लिए इतना कर रहे हैं, जो कि वो स्मार्टफोन्स या नॉर्मल वॉचेस में भी देख सकते हैं, जिसका मेन रीजन है रोलेक्स की मार्केटिंग। रोलेक्स को लोग बस एक वॉच नहीं मानते बल्कि ये लोगों के लिए एक स्टेटस सिंबल है, जिसे रोलेक्स ने अपनी जीनियस मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज से ओवर द टाइम अचीव किया है। रोलेक्स पास्ट में भी बहुत सारे सक्सेसफुल पर्सन के साथ एडवर्टाइज किया गया है, जिससे लोग आज भी इसे सक्सेस का साइन मानते हैं। आज भी रोलेक्स अपनी मार्केटिंग बस एक्सपेंसिव गेम्स में करती है, जैसे कि फॉर्मूला 1, हॉर्स रेसिंग, टेनिस और गोल्फ, जिससे ये हाई क्लास लोगों को अटैक कर सके। इसलिए आपने क्रिकेट और फुटबॉल जैसे गेम्स में इसकी एड्स कभी नहीं देखी होगी, क्योंकि इन गेम्स को मिक्स ऑडियंस देखती है, जो कि हाई, लो और मिडिल क्लास भी हो सकती है। इसके अलावा रोलेक्स और एक स्ट्रेटेजी का यूज करती है। रोलेक्स आर्टिफिशियल स्कार्सिटी क्रिएट करती है, यानी कि वो लिमिटेड वॉचेस ही सप्लाई करती है, जिससे वो मार्केट में हाई डिमांड क्रिएट कर सके और अपने प्राइजेस को हाई रख सके। और इसके कारण ही बहुत सारे लोग इसे इन्वेस्टमेंट मानते हैं, क्योंकि इसे कुछ सालों बाद भी आप सेल करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और इन्हीं दो मेन रीजंस के चलते रोलेक्स आज एक्सपेंसिव है। रोलेक्स की 40th एनिवर्सरी से पहले ईयर 1944 में हेंस के साथ कुछ बहुत ही बुरा होता है। वो अपनी वाइफ फ्लोरेंस को खो देते हैं। ये टाइम उनके लिए काफी ज्यादा पेनफुल रहता है, क्योंकि वो अब अकेले हो गए थे और ना ही उनके कोई बच्चे थे, जिसके कारण हेंस ने रोलेक्स के फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू किया, जिससे उनके ना रहने पर ये एम्पायर अच्छी हाथों में रहे। जिसके लिए उन्होंने ईयर 1946 में विलस्टॉप फाउंडेशन बनाया, जो कि सोशल काउजेस के लिए काम करती है। हेंस ने एक कॉन्ट्रैक्ट भी बनाया था, जिसमें उनके डेथ के बाद रोलेक्स की 100% ओनरशिप विलस्टॉप फाउंडेशन को ट्रांसफर कर दी जाएगी, जिससे इनके प्रॉफिट सोशल काउजेस के लिए यूज किए जाएंगे। ईयर 1960 में हेंस की डेथ के बाद ठीक ऐसा ही होता है। इसकी ओनरशिप विलस्टॉप फाउंडेशन को ट्रांसफर कर दी जाती है और रोलेक्स के इस अननोन और न्यू ओनर ने भी इसे टाइम के साथ ग्रो किया। इस फाउंडेशन के कारण रोलेक्स को आज बहुत ही कम टैक्स पे करना पड़ता है और इसकी प्रॉफिट का लार्ज परसेंटेज डोनेशन में भी जाता है। रोलेक्स की 100% ओनरशिप ट्रस्ट ओन करती है, जिससे उनके कोई भी शेयर होल्डर्स नहीं है और इस रीजन से उन्हें रोलेक्स की कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज को किसी के साथ डिस्क्लोज नहीं करना पड़ता और उनके एम्प्लॉयज को भी नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन कराया जाता है, जिससे उनकी कोई भी इंटरनल इंफॉर्मेशन बाहर नहीं जाती और ना ही उनके बिल्डिंग के अंदर कोई भी फोटो क्लिक्स करना अलाउड है, जिसे आज कौन मैनेज करता है, इसकी प्रॉफिट कितनी है और ये अपने प्रॉफिट के साथ क्या करती है कोई नहीं जानता। कुछ बिजनेस एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये फाउंडेशन एक वाइज तरीका है जिससे रोलेक्स अपनी पावर और वेल्थ को प्रोटेक्ट करती है, जिस रीजन से ही रोलेक्स आज वर्ल्ड की एक मोस्ट सीक्रेटिव कंपनी बन गई है। विलस्टॉप, हेंस और रोलेक्स की ये इनक्रेडिबल स्टोरी हर किसी को इंस्पायर और मोटिवेट कर सकती है, जिसमें बहुत सारे बिजनेस लेसन्स और लाइफ लेसन्स हिडन है। हेंस ने बिना किसी रिच बैकग्राउंड और पावरफुल कनेक्शन के वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव वॉच ब्रांड बना दी, जिसे हम आज भी सक्सेसफुल लोगों के हाथ में देखते हैं। ऐसी और बिजनेस स्टोरीज के लिए हिट द सब्सक्राइब बटन, टर्न ऑन द बेल आइकन एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। Thank you so much for watching and we will meet soon with another inspiring story.